दोस्तों इंस्टाग्राम से लव स्टोरी शुरू होती है और ये स्टोरी प्यार मोहब्बत शादी में बदल जाती है। और जब कुछ साल के बाद लड़की अपने घर जाती है तो उसके पिता उसको गोली मार देते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से दोस्तों, ये सच्चाई पर आधारित लव स्टोरी है। और दोस्तों ये बीजापुर की स्टोरी होने वाली है, 2019 की स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप पूरा स्टोरी सुन के जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और इसी तरह की स्टोरियाँ जो सच्चाई पर आधारित हैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। दोस्तों बीजापुर में एक फैमिली रहती है, मुरली लाल की। मुरली लाल की एक लड़की होती है साक्षी, जिसकी उम्र 19 साल होती है। पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और उसका करियर बनाने में पूरा दिलो जान से अपनी मेहनत करती है कि मेरा करियर बन जाए। ये प्यार मोहब्बत की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत दूर थी। सिर्फ इसका एक ही सपना था, मैं पढ़ लिख कर कोई काबिल इंसान बन जाऊं। इसी जस्तजू में हर वक्त रहती थी दोस्तों। लेकिन इसकी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल, ऐसा तूफान आने वाला है, ये साक्षी को दोस्तों नहीं मालूम था, इस बात से अनजान थी। अब दोस्तों एक लड़का होता है मुंबई का रहने वाला होता है, जिसका नाम राहुल होता है। और दोस्तों इसकी उम्र जो है 20 साल होती है। दोस्तों जो राहुल के पिता हैं संजीव, वो भी ये चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए। लेकिन माँ बापों को आजकल ज़्यादा जानकारी औलाद की रहती नहीं है, कौन सी औलाद हमारी क्या कर रही है। अपने औलाद की परवरिश पालन पोषण में ही बिजी रहते हैं। हर टाइम पूरा उनमें ही निकल जाता है आजकल माँ बापों का। लेकिन बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं, ये तो कोई कांड होने के बाद मालूम होता है। अधिकतर माँ बाप ऐसे ही हैं दोस्तों। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं कि कोई चीज़ देख लेते हैं तो उस पर सख्ती कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन फिर भी जो साक्षी के पिता थे मुरली, मुरली अपनी इकलौती बेटी थी दोस्तों। मुरली जो है अपनी बेटी पर बहुत नज़र रखते हैं, लाड़ प्यार रखते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी साक्षी की चल रही थी दोस्तों। राहुल एक दिन इंस्टाग्राम पर साक्षी का पेज देखता है और उस पेज को दोस्तों फॉलो कर लेता है। साक्षी इसको पहली नज़र में इंस्टाग्राम पे इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि उसको एक पागलपन हो जाता है और एक क्रेज हो जाता है कि इस लड़की से किसी भी तरह से मैं बात करूँगा। दोस्तों राहुल अपने पेज, इंस्टाग्राम पेज से साक्षी को रिक्वेस्ट सेंड करता है और मैसेज करता है कि इंस्टाग्राम पे क्या है दोस्तों, मैसेज भी कर सकते हैं विदाउट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो राहुल मैसेज करता है, साक्षी मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि राहुल के मन में तो पहली नज़र में कुछ अलग ही ख्याल आ गए थे साक्षी के लिए। ये एक छल कपट था कि मैं आपका फ़ैन हूँ। बहरहाल साक्षी को ये रिक्वेस्ट सेंड करता है और साक्षी जब वो रिक्वेस्ट को देखती है इग्नोर कर देती है, क्योंकि दोस्तों उसको इंटरेस्ट नहीं था ये चीज़ों में। बस वो तो पढ़ने लिखने के बाद कुछ टाइम मिलता था तो साक्षी जो है रील देखती थी इंस्टाग्राम पर, ज़्यादा इंटरेस्ट उसको नहीं था। बहरहाल दोस्तों ये राहुल बार बार मैसेज करता रहता है, रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है, उधर से डिक्लाइन होती रहती है रिक्वेस्टें, इधर से रिक्वेस्ट भेजता रहता है। साक्षी एक दिन परेशान आकर राहुल की जो आईडी है, जिस आईडी से साक्षी को बार बार रिक्वेस्ट जा रही थी, उस आईडी को ब्लॉक कर देती है। फिर राहुल भी, एक पागलपन छाया हुआ था, वो दूसरी एक ईमेल आईडी से आईडी बनाता है। फिर साक्षी को दोस्तों ये मतलब रिक्वेस्ट सेंड करता है, मैसेज करता है। साक्षी फिर देखती है कि उसी नाम से सेम फिर मुझे रिक्वेस्ट आई है। फिर साक्षी दोस्तों उसको ब्लॉक कर देती है। इसी तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, कम से कम राहुल ने 1000 आईडी बनाई और 1000 आईडियों से साक्षी को दोस्तों रिक्वेस्ट सेंड की। और आखिर में साक्षी बेजार आकर, परेशान आकर
और राहुल की जो है एक दिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है, आखिर तुम हो कौन? मुझे 2 महीने से बार-बार यही नाम की आईडी बनाकर मुझे मैसेज करते रहते हो, रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हो। तो सिर्फ राहुल एक ही बात बोलता है, मैडम आप मुझे गलत मत समझो, मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब साक्षी ये बात सुनती है, उसको अच्छा लगता है, मेरे ऐसे भी फ़ैन हैं जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। ये बात सुनकर दोस्तों साक्षी इसको फिर ब्लॉक नहीं करती है। बस इतना है कि उसके मैसेजों को इग्नोर करती रहती है। उसके 100 मैसेज आते हैं तो इधर से साक्षी सिर्फ 2 मैसेजों का रिप्लाई देती है। बहरहाल राहुल जो है अपनी कोशिश में लगा रहता है, इधर से मैसेज करता रहता है, उधर से 100 मैसेज में से 2 मैसेज का जवाब आता है। राहुल इसी में खुश हो जाता है। बस वो सब्र कर रहा था, क्या एक ना एक दिन तो ज़रूर आज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो 100 मैसेज में से 80 मैसेज का जवाब तो ज़रूर आएगा। यही सोचकर उसको राहुल जो है मैसेज करता रहता है। बहरहाल उसमें राहुल मैसेज में अच्छी-अच्छी बातें लिखता रहता है और एक दिन पूछता है, आप कहाँ रहती हो? साक्षी बोलती है, मैं बीजापुर में रहती हूँ। आपका डोर नंबर बताइए, आप कौन से गाँव मोहल्ले में रहती हो वो बताइए। अब वो साक्षी बोलती है राहुल से कि ये सब का क्या करोगे, घर को आने का इरादा है क्या? मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर देख लेंगे हमारे मैसेज तो मुझसे फ़ोन छीन लेंगे और मुझे फ़ोन चलाने का भी अधिकार नहीं देंगे। तो राहुल बोलता है, मुझे आप टाइम दे दीजिए, उसी टाइम मैं आपको मैसेज करूँगा या कॉल करूँगा। तो साक्षी को भी दोस्तों उसका ये दीवानापन देख के ज़रा अच्छा लगने लगा था। वो भी मैसेजों का दोस्तों जैसा राहुल चाह रहा था उसी तरह से साक्षी रिप्लाई देना शुरू कर देती है। 100% में से 70% मैसेजों का रिप्लाई देने लगती है और ये मुलाकातें दोस्तों एक अटैचमेंट में बदल जाती हैं और एक दिन साक्षी जो है अपना एड्रेस पूरा दे देती है। राहुल उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए दोस्तों उसके एड्रेस पर एक गिफ्ट अमेज़न से सेंड करता है, मतलब भेजता है और वो साक्षी उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है और सोचने लगती है, वाक़ई में कोई लड़का मुझे बहुत पसंद करने लगा है, शायद अच्छा ही लड़का है। जब ये चीज़ें बार-बार गिफ्ट आते हैं, बार-बार अच्छी-अच्छी बातें जो हैं मतलब राहुल की तरफ से की जाती हैं, इस चीज़ में इंटरेस्ट जो है साक्षी को हो जाता है। जो साक्षी नहीं चाहती थी दोस्तों आखिर में उसकी ज़िंदगी में वही शुरू हो जाता है और आखिर में साक्षी कॉल पर बात करना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे कॉल पर बात करते-करते वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। आखिरकार में साक्षी उसको इतने तन-मन से चाहने लगती है कि उसे दोस्तों बीजापुर, मुंबई से मिलने बुलाती है। राहुल खुश हो जाता है और मिलने जाता है और एक रेस्टोरेंट में दोस्तों ये मिलते हैं। राहुल मुंबई से आ जाता है बीजापुर और एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलकर खाना खाते हैं, पार्क में घूमते हैं, एक-दूसरे के बारे में जानते हैं। पहली मुलाकात में इनको ऐसा लगने लगा था कि हमारा कोई जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। एक-दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों 2-4 महीने इनकी डेट, मिलना-जुलना, मुलाकातें जो हैं इतनी अटूट हो जाती हैं कि ये एक-दूसरे से दूर रहना गवारा नहीं करते हैं और इनका एक-दूसरे को रहना मुश्किल हो जाता है। तो साक्षी बोलती है कि आप राहुल मुझसे शादी कर लो। अब मेरी पढ़ाई भी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। मैं शादी के बाद में कुछ डिग्री करना होगा या कुछ भी डिप्लोमा वगैरह करना होगा, मैं आपके साथ रह के कर लूँगी। तो राहुल बोलता है, ठीक है, आपके पापा को हमारे घर भेज दीजिए बात करने के लिए शादी की। तो साक्षी बोलती है, मेरे पापा कभी राज़ी नहीं होंगे। जैसे आपने आपके बारे में बताया है उस तरह से हमारे पापा जो हैं ये रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। तो राहुल पूछता है, तो क्या करना चाहिए? तो साक्षी बोलती है, हम दोनों घर से भाग जाएँगे। राहुल बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं घर परिवार को का ज़िम्मेदार लड़का हूँ, मेरे छोटे बहन-भाई भी हैं, अपने बूढ़े माँ-बाप को मैं ही सँभालता हूँ। तो साक्षी दोस्तों इस बात पर नाराज़ हो जाती है और उसको ब्लॉक कर देती है।
अब इधर दोस्तों राहुल को भी उससे कहीं न कहीं मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत होती है, पहले तो उसका प्लान उसको हासिल करना, उसके साथ टाइम पास करना, मौज-मस्ती करना और छोड़ देने का था। लेकिन कहीं न कहीं राहुल को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे साक्षी ब्लॉक करती है और राहुल जो है दोस्तों बेचैन हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। क्योंकि उसने शर्त ऐसी रख दी थी कि भाग जाएँगे। इसका फैसला राहुल के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा था। आखिरकार में राहुल किसी और के नंबर से फ़ोन करता है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात करते-करते इन्होंने अपने सेल फ़ोन नंबर, जो सिम के नंबर होते हैं, वो एक्सचेंज कर लिए थे। अब साक्षी ने इंस्टाग्राम और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप सब जगह पर दोस्तों ब्लॉक कर दिया था राहुल को, लेकिन दूसरे नंबर से राहुल फ़ोन करता है, "ठीक है साक्षी, आप जैसा बोलती हो हम मिल के प्लान करेंगे। आप मुझसे मिलो, मेरा नंबर अनब्लॉक करो।" साक्षी दोस्तों ये बात सुनती है और राहुल का नंबर अनब्लॉक कर देती है। साक्षी बहुत ज़िद्दी थी दोस्तों, अपनी चलाती थी, बस यही चाहती थी मेरी जो है बात आगे रखी जाए। बस यही चीज़ देखो, इंसान को ज़िद कभी-कभी बहुत नुकसान देती है। कभी-कभी ज़िद जो है इंसान को फ़ायदा करा सकती है, लेकिन हमेशा ज़िद जो है फ़ायदा नहीं कराती है। ये ज़िद इसकी, साक्षी की, इसकी ज़िंदगी पर मतलब भारी पड़ जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है, आगे सुनिए दोस्तों, बोलता हूँ। राहुल जब दोस्तों फिर बीजापुर मिलने आता है और साक्षी कांधे पर सर रखकर राहुल से बहुत रोने लगती है कि आप नहीं समझते मैं आपको कितना चाहती हूँ, कितना प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, राहुल समझो। दोस्तों राहुल भी उसके आंसुओं में बह जाता है और उसके बहका में आ जाता है और दोनों दोस्तों प्लान कर लेते हैं। और दोस्तों दोनों, राहुल और साक्षी, प्लान प्लान करके और इस चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब घर परिवार को दोस्तों राहुल भी छोड़ देता है और साक्षी भी छोड़ देती है। दोनों दोस्तों चेन्नई में जाते हैं और वहाँ जाकर एक रेंट का कमरा लेते हैं और दोनों एक साथ दोस्तों रहने लगते हैं। शादी अभी हुई नहीं थी। अब इनको दोस्तों 3 महीने ऐसे ही हो जाते हैं लिविंग में रहते हुए। अब ये सोचते हैं चलो हमें जब ज़िंदगी साथ ही गुज़ारनी है, क्यों ना हम शादी कर लें। तो दोस्तों दोनों मंदिर में जाते हैं और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करके फिर से एक साथ अपने सपनों की दुनिया में और ये प्यार की दुनिया में एक दूसरे की बाहों में दोस्तों ये दोनों खुश रहते हैं और ज़िंदगी को आगे, दोनों भी दोस्तों एक जॉब कर लेते हैं वहाँ छोटी-मोटी और जॉब करते हुए अपनी गुज़ारा कर लेते हैं। अब देखो एक सच्चाई है दोस्तों ज़िंदगी की, जब इंसान की शादी होती है तो शादी के शुरू-शुरू दिन ऐसा सोते हैं, देखो ऐसा लिपट कर सोते हैं। जैसे ही साल 2 साल गुज़रते हैं तो ये थोड़ा सीधा हो जाते हैं। जैसे और साल गुज़रते हैं शादी के, फिर ये दोस्तों ऐसा हो जाते हैं। जैसे-जैसे शादी के साल गुज़रते जाते हैं इनकी दूरियाँ बढ़ जाती हैं। एक वक़्त वो आता है शादी के टाइम पर कि वाइफ़ इधर अपना मोबाइल लेकर इधर मुँह करके पलट के सो जाती है और हस्बैंड इधर को मुँह कर कर अपना फ़ोन लेकर 2-4 बात करते हैं और अपना फ़ोन लेकर बिज़ी हो जाते हैं और दोस्तों सो जाते हैं। ये हर किसी के घर की, हर किसी शादीशुदा जोड़े की एक परंपरा है, एक फ़ितरत है इंसान की। शादी के शुरू-शुरू कैसे रहते हैं और शादी के जैसे ही 2-4 साल गुज़र जाते हैं और किस तरह से इनका दोनों का रहन-सहन का तरीका, बिहेव जो भी है, साथ में रहने का चेंज होता रहता है दोस्तों। अब इधर साक्षी के पिता मुरली को मालूम होता है कि लड़की नहीं है। मुरली जो है समझ जाता है कि साक्षी शायद घर से भाग गई है और कंप्लेंट दोस्तों पीएस में करता नहीं है, क्योंकि बहुत इज़्ज़तदार घर से ताल्लुक़ रखता है मुरली और सोच लेता है मेरे लिए मेरी लड़की मर गई समझो। ये सोचकर ये जो है मुरली खामोश बैठ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है उसको भूल जाओ। माँ तो माँ होती है दोस्तों, वो तो हर वक़्त रोती है, याद करती है अपनी औलाद को। बाप फिर भी पत्थर दिल होता है, लेकिन मैंने सुना है कि बाप जो है बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बेटों के मुकाबले। कहीं न कहीं मुरली भी दुखी था, परेशान था अपनी बेटी के लिए। बहरहाल दोस्तों इधर दोनों अपनी मस्ती ज़िंदगी से गुज़र रहे थे और इधर
राहुल के पिता जो थे संजीव, वो भी परेशान थे, हमारा लड़का कहाँ गायब हो गया। यहाँ तक कि संजीव के पिता ने तो कंप्लेन भी दर्ज कर दी थी कि हमारा लड़का खो गया है या किडनैप हो गया, नहीं मालूम। ये कंप्लेन दर्ज कर दी थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था दोस्तों। बहरहाल ये दोस्तों सिलसिला चलता रहता है। इतने में ही दोस्तों राहुल को और साक्षी को एक बेटा पैदा होता है। बेटे को दोस्तों जैसे ही 3 महीने होते हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशियों से चल रही थी। अब इस बीच में दोस्तों जब शादी के 4 साल हो जाते हैं, इस बीच में राहुल को अपने घर वालों की बहुत याद आती है और सोचता है मेरे बूढ़े माँ बाप कैसे गुजारा कर रहे होंगे, मेरे छोटे भाई मेरे माँ बाप का ख्याल रख रहे होंगे, नहीं रख रहे होंगे। ये चीज़ सोचकर दोस्तों राहुल परेशान हो जाता है और एक दिन अपने दोस्त को, क्योंकि दोस्तों ये भागने के बाद अपने नंबर चेंज कर लिए थे, जिससे किसी को लोकेशन का पता ना चले, कहाँ रह रहे हैं, किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब पता नहीं चले। एक दिन राहुल को जब ज़्यादा याद आती है तो अपने जिगरी दोस्त राहुल ने अपने गांव में दोस्तों मुंबई को फ़ोन करता है और पूछता है मेरे घर परिवार वाले कैसे हैं, मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो दोस्तों उसका दोस्त जो बचपन का दोस्त था वो आंख में आंसू ले आता है और कहता है तेरे लिए तेरे माँ बाप बहुत रोते हैं, बहुत याद करते हैं। पुलिस में भी कंप्लेन की, पुलिस से भी कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों ये बात जो है राहुल का दोस्त राहुल के घर जाकर बता देता है, इस नंबर से कॉल आई थी। और पुलिस फिर राहुल का जो पिता है संजीव, वो पुलिस स्टेशन जाता है वो नंबर लेकर और पुलिस वालों से कहता है, जैसे अधिकतर होता है वैसे ही संजीव के मतलब राहुल के पिता ने किया और पुलिस वालों ने राहुल को फ़ोन किया, राहुल क्यों इस तरह से घर से चले गए, तुम्हारे घर परिवार वाले परेशान हैं, किडनैप हो गए तुम या खो गए इस तरह से। तो राहुल पूरी बात बताता है, ऐसे ऐसे मैं एक लड़की के साथ शादी कर ली है, मेरा घर बसा हुआ है और मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मतलब इस लायक हूँ कि मैं अपना फ़ैसला ज़िंदगी का खुद कर सकता हूँ। और बजाय मेहरबानी आप पुलिस वालों से बोलता है आप इस केस को रद्द कीजिए, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ, किसी के दबाव में किसी की मर्ज़ी से नहीं आया हूँ। और संजीव जो है उनके पिता को भी राहुल बोलता है कि मैं शादी कर लिया पापा, मैं खुश हूँ। तो संजीव राहुल के पिता बोलते हैं बेटे शादी करना था या कर लिया है तो हमें कम से कम बताना तो था, हम तुझे रखते थे, एक्सेप्ट करते थे। बहरहाल आपने शादी कर ली है बेटे तो आप खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। राहुल का जो पिता थे संजीव आंखों में आंसू लिए ये बात बोलते हैं और घर में जाके बोलते हैं और घर में घर के बहन भैये राहुल के और मम्मी जो होती हैं राहुल की सब फ़ोन पर बात करते हैं। मतलब 4 साल के बाद बात हो रही थी तो दोस्तों सब रो रहे थे और यही मिन्नत कर रहे थे एक बार भैया घर को आ जाओ, बेटे एक बार घर को आ जाओ। अब ये बात दोस्तों राहुल को सताने लगती है और साक्षी से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, मिल के आता हूँ घर वालों से। तो साक्षी बोलती है जब मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है तो तुम भी नहीं जा सकते। मगर दोस्तों मैं समझता हूँ ये बात साक्षी की गलत थी। राहुल बोल रहा था मैं मिल के आ जाता हूँ, क्योंकि इधर साक्षी के माता पिता ने छोड़ दिया था और इधर राहुल के भी माता पिता सपोर्ट अगर करने के लिए तैयार थे तो साक्षी को ये बात समझना था। लेकिन वही जिदेली थी वो साक्षी, नहीं जब मेरे माता पिता मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो तुम्हारे भी नहीं रहेंगे। ये जिद पकड़ लेती है और लड़ती है राहुल से। राहुल इस चीज़ को दोस्तों बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन फिर अपने घर परिवार वाले होते हैं। साक्षी तो चाह के भी नहीं लौट सकती थी, साक्षी को मालूम था कि मैं अगर गई तो मेरा तो काम तमाम कर ही देंगे मेरे घर खानदान वाले। वो तो अपनी भूल चुकी थी, राहुल के साथ खुश थी, बस राहुल को ही अपनी दुनिया मान ली थी। बहरहाल दोस्तों ये बात पर दोनों में तनातनी और लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं। राहुल बोलता है मैं घर जाऊंगा घर जाऊंगा। जब भी राहुल बैग पैक करता है 2-4 दिन घर घर जाने के लिए, तभी जो है साक्षी इसको धमकाती है, मैं नस काट लेती हूँ, खुद को मार लेती हूँ अगर कहीं ये कदम रखा तो। लेकिन दोस्तों एक दिन राहुल घर से साक्षी को बिना बताए अपने घर चेन्नई से मुंबई को निकल जाता है। लेकिन जैसे ही निकलता है कुछ ही दूर पर जाता है और साक्षी दोस्तों दौड़े दौड़े जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है, ऐसा मत जाओ बिना बोले, चलो घर को चाय नाश्ता देती हूँ, आप एक दिन मेरे लिए मेरे साथ रह जाओ, सुबह में मैं तुम्हें खुद
विदा करूँगी आपके माँ-बाप का नहीं। साक्षी समझ जाती है कि अब राहुल रुकने वाला नहीं है, जाएगा ज़रूर। साक्षी क्या करती है दोस्तों, एक दिन का बहाना लेकर उसको राहुल को रोक लेती है और रात का जब खाना खा के दोस्तों ये सोते हैं, तो साक्षी राहुल के खाने में एक पॉइज़न मिला देती है, मतलब ज़हर मिला देती है और राहुल को हमेशा के लिए सुला देती है। ये ज़िद थी उसकी कि मेरे माँ-बाप नहीं तो तेरे भी नहीं। यहाँ 6 महीने का बच्चा था गोद में और साक्षी ने अपनी ज़िद के आगे अपना नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों जो ज़िद्दी होते हैं ना इंसान, जब ज़िद में आ जाते हैं तो उनको क्या नुकसान होने वाला है ये समझ में नहीं आता है। जब रिलैक्स होते हैं, जब दिमाग गुस्सा ठंडा होता है, तब समझ में आता है हमने क्या गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल राहुल को दोस्तों ज़िंदगी भर के लिए सुला देती है और जैसे ही राहुल अपनी सांसें तोड़ चुका होता है, साक्षी दोस्तों डर जाती है और अपने बच्चों को लेके इसे कुछ भी नज़र नहीं आता, बस यही सोचती है यहाँ रहूँगी तो पुलिस मुझे मारेगी, पकड़ के ले जाएगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, या राहुल के घर वाले कुछ मेरे साथ गलत करेंगे। इसको कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है, इसे अपना बीजापुर दिखता है, उसे अपना गाँव दिखता है। सीधा अपने बच्चों को उठाती है दोस्तों, बिना कहे किसी से कुछ भी, और सीधा बीजापुर को अपने घर दोस्तों पहुँच जाती है। इधर राहुल की डेड बॉडी दोस्तों घर में पड़ी थी। जब दरवाज़ा नहीं खुलता, आस पड़ोसी के लोग सोचते हैं कि इस घर में से कोई नहीं आया है, कोई गया है, और दरवाज़ा भी खुला है। जब दरवाज़ा जो रूम मालिक था वो ओपन करता है तो राहुल की दोस्तों बिस्तर पर लाश पड़ी होती है। और ये बात राहुल का जो मकानदार था वो पुलिस को फ़ोन करके बोलता है। पुलिस आती है और पुलिस जो है पूरी इंक्वायरी करे बाद से मालूम हो जाता है कि ये मुंबई का रहने वाला है। राहुल के परिवार वालों को ये बात पुलिस वाले इन्फॉर्म कर देते हैं, आपके बेटे का कत्ल हो चुका है, और राहुल के परिवार वाले दोस्तों उसको लेने जाते हैं। इधर इसका क्रियाक्रम और इधर कंप्लेंट जो भी है पुलिस यहाँ की कार्रवाई करती है, और पूरा इंक्वायरी करने के बाद में जब साक्षी का घर परिवार का मालूम होता है कि ये बीजापुर की रहने वाली थी, मतलब पुलिस तो दोस्तों इंक्वायरी करके पता कर ही लेती है कहाँ से क्या किस्सा शुरू हुआ था। इधर जैसे ही साक्षी दोस्तों अपने घर पहुंचती है, और घर पहुंचते ही साक्षी का अपने पिता मुरली से सामना होता है, और मुरली जो है जब गोद में बच्चा देखते हैं एकदम आग बबूला हो जाते हैं। सीधा दोस्तों एक चाकू लाते हैं मुरली और अपनी बेटी की गर्दन पर चला देते हैं और बेटी को वहीं ख़त्म कर देते हैं। और उसका जो बच्चा था दोस्तों मुरली उसको भी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूमियत चेहरे की देखकर बच्चों को छोड़ देते हैं, और ये सोचते हैं मेरी एक औलाद थी और मैंने उसका कत्ल कर दिया। ये सोचते हुए दोस्तों मुरली बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों गली मोहल्ले में अफरा तफरी हो जाती है, सबको हल्ला गुल्ला हो जाता है, पुलिस आती है और पुलिस जो सो साक्षी के पिता मुरली को लेकर चली जाती है और मर्डर केस में दोस्तों बंद कर देती है। अब दोस्तों साक्षी का पिता मुरली इधर जेल में है, और इधर दोस्तों पुलिस जो है साक्षी को ढूंढ रही है। अभी तक पकड़ी नहीं गई है, जहाँ तक मुझे बताया गया है दोस्तों इस स्टोरी में। अगर पकड़ी जाएगी, कोई कहानी और आगे बढ़ेगी तो मैं ज़रूर आपके पास ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। दोस्तों आप ही बताइए, राहुल ने गलत किया या साक्षी ने गलत किया, या साक्षी के पिता ने गलत किया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों ये भी ज़रूर बताएं। इसी तरह से दोस्तों आपके पास इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। बस दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी कोई वीडियो का पार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरी जहाँ नीचे DP आ रही है उस पर क्लिक करें, इंटरफेस आएगा जहाँ वीडियो लिखा है वहाँ क्लिक करें दोस्तों। उसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, जो सी भी वीडियो का पार्ट देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो के लिए चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।